हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज का ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले के 7 क्लास हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो इसके लिए आपको हमारे चैनल पर जाना है। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रिपल सी जुलाई अगस्त नाम से। उस प्लेलिस्ट में सारे क्लास आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। और आज के इस क्लास में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से आपको ज़्यादा प्रश्न पढ़ने को मिलेंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्लस कुछ इंटरनेट के क्वेश्चन हमने यहाँ पर आज के इस क्लास में शामिल किए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर पूछा गया है डबल अंडरलाइन के लिए निम्न में किसका प्रयोग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डबल अंडरलाइन, बताइएगा। और कोशिश करना है कि इस क्लास में आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। कोशिश करना है कि स्कोर आपका 30 में 30 रहे। आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे, तो आपका कोशिश होना चाहिए कि 30 में 30 का स्कोर आपका रहे। ठीक है, तो बताइए डबल अंडरलाइन करना है अगर आपको तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, कंट्रोल शिफ्ट और डी। आपने बस क्या करना है, किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना है। जो भी आपने लिखा है किसी वर्ड को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस कर देना है। तो क्या होगा, उसके नीचे डबल अंडरलाइन हो जाएगी, तो लाइनें उसके नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और डी। अगर आपसे पूछें कि केवल अंडरलाइन की शॉर्टकट की बताओ, तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल यू। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल यू दबाते हैं इससे क्या होता है, अंडरलाइन हो जाता है। लेकिन डबल करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और डी फिर आपको प्रेस करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इम्प्रेस में कुल मेनू कितने होते हैं। आपको क्या बताना है, कितने मेनू होते हैं। टोटल इम्प्रेस में मेनू की संख्या कितनी होती है। मेनू का नाम आपने सुना होगा, फाइल, एडिट, व्यू। तो ऐसे कितने मेनू होते हैं आपके इम्प्रेस में। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर है, जल्दी से सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, 10 मेनू होते हैं। ठीक है, याद रखना है इम्प्रेस में टोटल जो मेनू की संख्या होती है वो 10 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इम्प्रेस में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अगर आपने कोई फाइल बनाई है और इम्प्रेस में उसको सेव किया है, मीन्स इम्प्रेस में ही कोई प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है और उस प्रेजेंटेशन का कोई नाम दे दिया। अब वो फाइल का जब नाम आपने दिया तो उसके साथ में एक एक्सटेंशन नेम और जुड़ता है। उस एक्सटेंशन नेम को क्या बोला जाता है। इम्प्रेस में अगर आप कोई फाइल सेव करते हैं तो वहां पर कौन सा एक्सटेंशन नेम ऐड हो जाता है। इस एक्सटेंशन नेम का काम क्या होता है, देखिए जैसे मान लिया कि आपका कोई फाइल है, आपने कोई फाइल आपने सेव की है। हो सकता है आपने फाइल का नाम रख दिया है डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट आपने एक फाइल का नाम रखा है और यहां पर फिर क्या होगा, डॉट ओ डी और टी हो गया। अब इससे पता चलता है कि ये फाइल एक्चुअल में कहां पर बनाई गई है, किस सॉफ्टवेयर पर इस फाइल को बनाया गया है। तो इससे पता चलता है, ठीक है, कि फाइल किस प्रकार की है। तो इसका मतलब यहाँ पे ODT है। और कौन कौन बच्चे यहाँ पे बताएंगे कि ये फाइल किस प्रकार की है, बताइए। एक फाइल का नाम है document.odt। अब आपको ये बताना है कि ये फाइल कहां पर बनाई गई है, किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है। जल्दी से जवाब करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। document.odt कहां पर बनाई गई है, तो ये फाइल आपकी राइटर में बनाई गई है। राइटर प्रोग्राम के अंदर, जो कि लिब्रे ऑफिस का एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जहां पर अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। जितने भी आपके टेक्स्ट के लिखने वाले काम होते हैं सारे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो .odt की पहचान क्या हो गई कि भाई राइटर की एक्सटेंशन है। जब भी यहाँ पर काम करोगे तो फिर उसका एक्सटेंशन नेम .odt ही जुड़ेगा। ऐसे ही हर सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है जो साथ में ऐड कर देता है। जैसे आपने देखा होगा MS वर्ड में अगर आप काम करते हैं तो वहां पर DOCX हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा .odp। याद रखना है क्या होगा, .odp, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ODT का मतलब राइटर होता है, जैसा कि हमने बताया जब राइटर में कोई फाइल सेव करते हैं तो ODT उसका एक्सटेंशन नेम होता है। इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है, ODS का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट और ODP का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इम्प्रेस में जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। अब जब आप इम्प्रेस में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं और आपने उसका नाम नहीं रखा, ऐसे ही आप काम करते हैं, अभी उसका कोई नाम नहीं दिया, मतलब फाइल को किसी नाम से सेव नहीं किया है,
तो होता क्या है, जो आपका इम्प्रेस प्रोग्राम होता है या कोई भी विंडो की अगर बात करते हैं, जब आप किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो सबसे टॉप पर एक पट्टी होती है, एक बार होती है जिसका नाम होता है टाइटल बार। इस टाइटल बार पर क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले करता है, डॉट के बाद एक्सटेंशन दिखाई देता है कि वहां पर वो फाइल का नाम और एक्सटेंशन क्या है। तो आपकी फाइल का नाम यहीं पर दिखाई देगा टाइटल बार पर जब आप नाम डाल दोगे। लेकिन जब आप नाम नहीं डालते हो, जब तक फाइल नहीं सेव करते हो, तब तक भी आपको एक टाइटल दिखाया जाएगा। बट वो टाइटल होगा क्या, ये पूछा है। बाय डिफॉल्ट का मतलब, अगर आप टाइटल का नाम नहीं देते हो, आपने फाइल का नाम नहीं दिया और कंप्यूटर खुद ही आपको एक फाइल का नाम दिखाएगा, तो वो फाइल का नाम यहां पर क्या होगा। तो यहां पर सही हो जाएगा अनटाइटल्ड वन। अगर आप इम्प्रेस में कोई काम करते हैं, आपने प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर दिया लेकिन फाइल का नाम नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक वहां पर बाय डिफॉल्ट एक फाइल का नाम आपको देगा जो कि अनटाइटल्ड वन नाम से होगा। ठीक है, याद रखना है अनटाइटल्ड वन नाम से होगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इन्होंने यहाँ पर इम्प्रेस में पूछा है। अब चाहे इम्प्रेस में पूछें, चाहे कैल्क में पूछें, चाहे आपका राइटर में पूछें, तीनों सॉफ्टवेयर में, यानी कि आप कह सकते हैं लिब्रे ऑफिस में कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सभी का जो टाइटल नाम होगा, यानी कि जो टाइटल नाम बाय डिफॉल्ट होगा, वो अनटाइटल्ड वन ही होगा। बाकी जब आप इसमें नाम डालेंगे, जब आप सेव करेंगे किसी नाम से, तो आपकी इच्छा है जो आप नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। लेकिन तीनों सॉफ्टवेयर नाम यहाँ पर एक ही होगा। ठीक है, अनटाइटल्ड वन ये बाय डिफॉल्ट नाम होता है, याद रखना। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहां पर मिलती है। ओपन रिमोट की कमांड आपको कहां पर मिलती है, एडिट मेनू में, फाइल में, इंसर्ट में, या फिर नन ऑफ दीज। जल्दी से जवाब करिए, क्वेश्चन 5 है आपके सामने और यहां पर सही जवाब है ऑप्शन बी, फाइल मेनू में। ठीक है, इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहां मिलती है, फाइल मेनू में मिलती है। और एक बार आप सभी लिब्रे ऑफिस प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत कुछ वहां से आपको सीखने को मिलेगा। लिब्रे ऑफिस से संबंधित बहुत सारे क्लास हमने वहां पर कराए हैं, तो आप वहां से आप ये सारे क्लास अवश्य करें ताकि वहां पर प्रैक्टिकल भी ये चीजें आपको पता चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इम्प्रेस से किसी भी प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इम्प्रेस में एक प्रेजेंटेशन बनाया, प्रेजेंटेशन तो आप समझते होंगे ना, ऐसा एक इम्प्रेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि जिसको हम प्रेजेंटेशन का नाम देते हैं, मतलब प्रस्तुति प्रोग्राम है। हम वहां पर कुछ बना सकते हैं, कोई स्लाइड बना सकते हैं और उसको हम किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो एक स्लाइड बना ली है और हम वहां पर प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इम्प्रेस से किसी भी प्रेजेंटेशन को हम किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमें वो एक्सपोर्ट करना है तो हम किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आप उसे पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसे वीएमपी में भी कर सकते हैं, आप उसे जीआईएफ में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। इम्प्रेस से बाहर जाने के लिए आप किसका चुनाव करेंगे। ये क्वेश्चन काफी इजी है बट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अभी तो आपको आंसर बताना है कि इम्प्रेस से अगर आपको बाहर आना है तो आप किसका चुनाव करेंगे। कंट्रोल एक्स दबाएंगे, कंट्रोल वाई दबाएंगे, कंट्रोल क्यू दबाएंगे, या फिर ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा बताइए, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। और इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही समझदार बच्चा दे पाएगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर इसका जवाब करना है और कैसे कैसे ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं, थोड़ा सा इसको पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल क्यू होगा। अब एक चीज आपको याद रखना है, कंट्रोल क्यू क्या करता है, ये पूरा लिब्रे ऑफिस ही क्लोज कर देता है। लिब्रे ऑफिस को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, इम्प्रेस से बाहर जाने के लिए, यानी कि इम्प्रेस से अगर आप निकलना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की है। इम्प्रेस को बंद करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की है। तो यहाँ पर कंट्रोल क्यू के अलावा और कोई शॉर्टकट की नहीं है जिससे हम बाहर आ सकें। लेकिन आपने देखा होगा एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में डब्लू। कंट्रोल के साथ में डब्लू प्रेस करते ही आपका जो लिब्रे ऑफिस में राइटर या फिर कैल्क या फिर इम्प्रेस की जो विंडो होती हैं, इनको ही क्लोज करता है। लिब्रे ऑफिस सूट आपका पूरा ओपन रहता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में राइटर, इम्प्रेस, कैल्क का जो प्रोग्राम ओपन किया है वो ही आपका क्लोज होता है अगर आप कंट्रोल डब्लू प्रेस करते हैं।
ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो कौन सा था, ऑप्शन ये वाला था, कंट्रोल डब्ल्यू। बट आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में क्यू, क्योंकि हम कंट्रोल क्यू से भी तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से बाहर आ सकते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर पूरा लिब्रे ऑफिस ही बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इंप्रेस से तो बाहर आ गए, इसलिए कंट्रोल क्यू यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन जब ये दोनों आपको मिले और आपसे सवाल हो कि लिब्रे ऑफिस में हम इंप्रेस विंडो से या फिर कैल्क विंडो से या फिर राइटर विंडो से बाहर आना चाहते हैं, तो हमें क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होगी, कंट्रोल डब्ल्यू। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल डब्ल्यू कब इस्तेमाल करते हैं और कंट्रोल क्यू कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे एक बार फिर हम आपको समझाते हैं, आप लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्क कर रहे थे, अब लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्क आपको नहीं करना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्क करना है, जो कि लिब्रे ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो अभी राइटर में काम कर रहे थे, अब आपको कैल्क में काम करना है, तो पूरा लिब्रे ऑफिस तो आप क्लोज नहीं करेंगे ना, आप केवल लिब्रे ऑफिस राइटर का विंडो बंद करेंगे, तो कंट्रोल डब्ल्यू आप दबा दीजिए, लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद हो जाएगी, मीन्स राइटर की विंडो बंद हो जाएगी और लिब्रे ऑफिस ओपन रहेगा। वहां से फिर अपना स्प्रेडशीट वाला प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, मीन्स कैल्क ओपन कर सकते हैं। बट पूरा ओवरऑल अगर बंद करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल क्यू आपको दबा देना होगा। तो ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और ऑप्शन क्या दिए गए हैं, आप अपना आइडिया लगा लेंगे और इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंप्रेस में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की, जैसे ही आप शॉर्टकट की दबाते हो कुछ ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, पेस्ट स्पेशल के कुछ ऑप्शन आप आ जाते हैं आपके सामने, जिनका इस्तेमाल करके आप आगे का वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और वी, कंट्रोल शिफ्ट और वी से क्या होगा, पेस्ट स्पेशल का एक बॉक्स आ जाएगा जहां पर कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जब भी आपसे सवाल हो कि पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की बताइए, तो कंट्रोल शिफ्ट और बी होगा इसका सही जवाब। इंप्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करते हैं, यानी कि अगर इंप्रेस में कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा उसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो क्या शॉर्टकट की आपको प्रेस करना पड़ेगा, बताइए। किसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना है तो क्या शॉर्टकट की आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि आपने यहाँ पर लिखा है ट्रिपल सी, ऐसे करके ये ट्रिपल सी आपने लिखा इंप्रेस के अंदर, अब आपने यहाँ पर एक सिंगल क्लिक किया तो ये बॉर्डर्स आ जाएगा आपका, चारों तरफ ऐसे बॉर्डर्स आ जाएगा, ठीक है। अब मान लिया यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया आपका। अब हमें इसी का एक डुप्लीकेट करना, हम टाइप नहीं करना चाहते हैं, हम इसी को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या दबाना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ में F3। जैसे ही हम शिफ्ट के साथ में F3 प्रेस करेंगे तो हमारे साथ फिर से एक सामने एक बॉक्स आ जाएगा जिसमें हमसे पूछा जाएगा कि इसकी कितनी आप कॉपी बनाना चाहते हैं, मतलब कितनी डुप्लीकेट करना चाहते हैं। तो वहां पर आप 1 2 3 नंबर दे सकते हैं, जो भी जितना भी आपको डुप्लीकेट करना हो, और जैसे एंटर करते हैं तो उतने ही यहाँ पर ट्रिपल सी लिख करके आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि डुप्लीकेट जब भी पूछें कि किसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है हमें इंप्रेस प्रोग्राम के अंदर, तो आंसर होगा शिफ्ट F3 इसका जवाब। इंप्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समझने वाला प्रश्न है, यहाँ पर भी बच्चा मिस्टेक करता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं जिसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आज हम ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं। इंप्रेस में किस कमांड से फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा वी, कंट्रोल H। देखिए होता क्या है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स किस शॉर्टकट के से ओपन होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जवाब कर देते हैं कंट्रोल F, बट ये कंट्रोल F गलत है, ठीक है। कंट्रोल H होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। जब भी फाइंड एंड रिप्लेस की बात आए, फाइंड एंड रिप्लेस की बात आए तो कंट्रोल H ही होगा, भले ही वहां पे कंट्रोल F दिया क्यों ना हो। लेकिन जब केवल फाइंड की बात आएगी तो वहां पर कंट्रोल F हो जाएगा। तो केवल फाइंड में कंट्रोल F होता है, फाइंड एंड रिप्लेस की बात आए तो कंट्रोल H होता है। अब ये फाइंड एंड रिप्लेस किस लिए होता है, कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उस डॉक्यूमेंट में आपने मान लिया कि ये कमांड जैसे लिखा हुआ है, तो मैंने ये कमांड लिखा है, इस कमांड को कई जगह पर हमने इसमें मिस्टेक कर दी है, और ये कम से कम 10 स्थानों पर लिखा है जिसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे और इसमें आपने एक नाम लिखा जिसका नाम है मुकेश।
अब ये मुकेश नाम आपके डॉक्यूमेंट में 10 बार रिपीट हुआ। एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया है जिसमें एक नाम है मुकेश जो कि 10 बार आया है, लेकिन अब ये मुकेश को आप हटाना चाहते हो, रिप्लेस करना चाहते हो। बाकी सब ठीक है आपका, बट मुकेश का नाम यहाँ पे बदलना चाहते हो और आप चाहते हो मुकेश के स्थान पर हमें नाम किसका करना है, सुरेश का करना है। ठीक है, इतना सा काम करना है। तो एक तो आपके पास रास्ता क्या है कि भाई जहां जहां मुकेश लिखा है आप ढूंढोगे सब ऐसे करके कहाँ लिखा है, उसके बाद उसको हटाओगे, फिर टाइप करोगे, फिर अगली लाइन में ढूंढोगे और फिर भी शायद एक तो रह ही जाएगा आपका, बाद में कहोगे अरे ये तो छूट गया। तो ऐसे करके हमें वो नाम देखने पड़ेंगे, तभी तो उसको हम दोबारा से टाइप कर पाएंगे, है ना। उसको हटाएंगे और फिर हम टाइप कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए एक व्यवस्था है रिप्लेस करने की। कंट्रोल एच आपको दबा देना है, तो ये करता है फाइंड एंड रिप्लेस। पहले आपसे क्या कहेगा, जैसे ही कंट्रोल एच दबाओगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा। पहले आपसे कहेगा ढूंढो कि किसको रिप्लेस करना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। पहले हमने लिखा यहाँ पे भाई हमें मुकेश को ढूंढ के लाओ, मुकेश कहाँ पर है, मुकेश को आपने फाइंड किया। अब कहेगा रिप्लेस किस में करना है, और लाइन आएगी नीचे, है ना, उसमें डालना पड़ेगा वो नाम जिसमें रिप्लेस करना चाहते हो। तो भाई हमें किस में करना है, सुरेश में, तो हमने सुरेश डाल दिया। मुकेश को ढूंढा और सुरेश वहां पे डाल दिया। अब हमसे कहेगा रिप्लेस केवल यही वाला करना चाहते हो जिसको भी आपने खोजा, या फिर इस नाम से आपके डॉक्यूमेंट में जितनी जगह मुकेश लिखा है सभी को एक साथ रिप्लेस करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, दो ऑप्शन होंगे, एक तो रिप्लेस का होगा और एक रिप्लेस ऑल का होगा। तो आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हो, जहां जहां भी मुकेश होगा ऑटोमेटिक वहां वहां सुरेश हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, और कहीं पर भी आपका छूटेगा नहीं, है ना। अगर मैनुअली आप देखते हैं तो शायद आपसे कहीं मिस्टेक हो जाए, छूट जाए जब ज्यादा नाम होते हैं, बट फाइंड एंड रिप्लेस से हम जहां जहां भी मुकेश होगा वहां वहां सुरेश कर सकते हैं। तो इसका शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल एच होता है और केवल फाइंड की कंट्रोल एफ होता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आते हैं आपके एग्जाम में, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, बताइए। अब प्लीज समझाओ कि क्वेश्चन कहता क्या है। देखो, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, आपने फॉर्मेट का नाम सुना होगा। एक तो फॉर्मेट आपने वो सुना होगा कि आप किसी पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हैं, सारा इरेज कर देते हैं, डेटा जो भी होता है डिलीट कर देते हैं। बट यहाँ पर फॉर्मेट है सजाने वाला, फॉर्मेटिंग करना। किसी डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट करते हो, आपने कुछ लिखा, उसको आपने फॉर्मेट किया, उसको बोल्ड किया, उसका साइज बड़ा किया, उसमें कलर डाला, है ना, आप ये सारी चीजें करते हैं, उसको हम फॉर्मेटिंग कहना बोलते हैं। आपने फंड का नेम चेंज किया, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा किया किसी डॉक्यूमेंट में, किसी टेक्स्ट पर, पर्टिकुलर टेक्स्ट पर भी हो सकता है या फिर एक पैराग्राफ पर भी हो सकता है। तो आपने मान लिया ये जो लाइन मैंने लिखा है, इस लाइन को अंडरलाइन किया है, इस लाइन में आपने क्या किया, फॉर्मेटिंग कर दी। हमने इसका कलर कर दिया रेड, साइज इसका बढ़ा दिया हमने 25 कर दिया, इसमें हमने राइटिंग लगा दी टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो हमने देखो इसमें क्या क्या कर दिया, एक तो हमने इसका कलर चेंज कर दिया, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का बोल सकते हैं या फिर इस लाइन का बोल सकते हैं। इसका साइज हमने 25 कर दिया, इसमें क्या किया, इसका फॉन्ट नेम भी चेंज कर दिया, और इसके बाद में हमने इसमें अंडरलाइन भी कर दी। तो इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग करना। अब इतना हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की पेस्ट करना है हमको। तो हमने इसको पहले कॉपी करना पड़ेगा, तभी तो पेस्ट करेंगे। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से कॉपी कर लिया। अब इसी टेक्स्ट को हमने कॉपी कर लिया। अब हम किसी दूसरे स्थान पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं, मान लिया हम यहाँ पर इसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप नॉर्मल इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, इसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी होकर के पेस्ट हो जाएगी। मतलब आपने जो साइज बड़ा किया था, जो कलर इसमें डाला था, जो इसमें अंडरलाइन की थी, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। बट आप ये नहीं चाहते हो, आप केवल इसका जो टेक्स्ट है, जो लिखा गया है, वही चाहते हो, इसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना नहीं चाहते हो। तो जब कभी भी हमें फॉर्मेटिंग कॉपी करना ना हो और हम टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और वी होती है, ठीक है। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट और वी, कॉपी करने के बाद, कॉपी तो नॉर्मल करेंगे कंट्रोल सी से, बट पेस्ट आपको कंट्रोल वी से नहीं करना है। कंट्रोल वी से कर दोगे तो फिर क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट जो नॉर्मल पेस्ट होता है वैसा हो जाएगा। तो हमें कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट वी से पेस्ट करना है, जिससे कि ये टेक्स्ट तो हमारा पेस्ट होगा, बट इसकी जो फॉर्मेटिंग थी, जो इसमें कलर डाला था, साइज बढ़ाया था, अंडरलाइन की थी, ये सब नहीं आएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे कहें पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, बिना फॉर्मेट किए हुए टेक्स्ट को ही पेस्ट कर दो, तो फिर
की कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और वी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू कमांड किस मेनू में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। स्लाइड सॉर्टर कमांड किस मेनू में मिलता है? जहां से स्लाइड सॉर्टर यानी कि कई सारे स्लाइड आप देख सकते हैं एक वन पेज के अंदर, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा? अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को भाई, तो सबसे पहले शेयर करो, है ना, शेयर करो और लाइक करो, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी अभी क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करो। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यू में मिलेगा। व्यू मेनू के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू का। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में मैक्रोज की कमांड किस मेनू में मिलती है? ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रो ऑफिस इंप्रेस में मैक्रो की कमांड कहां पर मिलती है? टूल्स, स्लाइड, इंसर्ट और नन ऑफ दीज। टूल्स, स्लाइड, इंसर्ट और नन ऑफ दीज। तो इसमें से क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि टूल्स मेनू में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिब्रो ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? आप लोग बताएंगे सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? बताइए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है और इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट पी है, कंट्रोल आल्ट पी है, कंट्रोल शिफ्ट यस होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो यहां पे बताइए राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल शिफ्ट और पी से हम सुपर स्क्रिप्ट डाल सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया कि आपने लिखना है, आपको लिखना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमने ये वेस्ट लाइन जो हमारी है इसके ऊपर लिखा है ना, जब हम किसी टेक्स्ट को उसकी वेस्ट लाइन से ऊपर लिखेंगे यानी कि वेस्ट लाइन से अबव लिखेंगे, तो क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट पी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो याद रखना है सुपर स्क्रिप्ट का मतलब है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो यहां पर हमने 2 लिखा है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखा गया है, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। और एक आपने देखा होगा सब स्क्रिप्ट होता है, तो सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और फिर आपको यहां पर वी प्रेस करना होता है। कंट्रोल शिफ्ट और बी से हम सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। जैसे हमें अगर लिखना होगा H2SO और 4, तो देखो H2SO4 हमने लिखा, यहां पर जो वेस्ट लाइन हमारी है इससे नीचे 2 आया और 4 भी नीचे आया, बाकी सब नॉर्मल है। तो देखो जिसको हमें वेस्ट लाइन से नीचे लिखना है यानी कि जिसको हमें सब स्क्रिप्ट बनाना है, उसी को हम क्या करेंगे? उससे पहले या तो हमें कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस कर देना होगा, फिर लिखेंगे तो वो नीचे लिखेगा, या पहले आप नॉर्मल लिख सकते हो। पहले कैसा लिख सकते हो? पहले आप ऐसे H2SO4 ऐसे लिख सकते हो नॉर्मल, फिर आपको 4 को सिलेक्ट करना है और यहाँ 2 को सिलेक्ट करना है, 4 और 2 को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट बी आप दबा दोगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका सुपर स्क्रिप्ट जिसका मतलब होता है कंट्रोल शिफ्ट और पी, और एक आती है सब स्क्रिप्ट जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। अगला क्वेश्चन है एआई का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज एआई? आपको बताना है एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का पूरा नाम होता है, ठीक है। और अगर पूछें एआई के जनक कौन है, कई बार आपसे पूछते हैं कि एआई के जनक बताओ, तो इसके जनक कौन है बताइए? फादर ऑफ एआई, क्या नाम देंगे आप? फादर ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन काफी पॉपुलर है एग्जाम के लिए, आपके ट्रिपल एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, तो याद रखना है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को क्या होता है? एआई का जनक माना जाता है, फादर ऑफ एआई यानी कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है या पिताजी हैं, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, याद रखना है सभी को। लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? लोकल एरिया नेटवर्क जिसे आप लैन के नाम से जानते हैं, तो लैन का जो इस्तेमाल है वो किस जनरेशन में हुआ, किस पीढ़ी में किया गया, ये आपको आंसर करना है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन में। अच्छा एक बात बताइए, आपने नाम सुना होगा वैन का, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इस वैन को, वाइड एरिया नेटवर्क को और किस नाम से जानते हैं आप? इसको और किस नाम से आप जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वैन जिसका मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और किस नाम से आप जानते हैं? एक वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ नेटवर्क है, एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है जिसे हम वैन के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है? एक इंटरनेट होता है ना। वैन इंटरनेट का ही तो एक प्रकार है, ठीक है, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेशनली
हर जगह फैला हुआ है, उसी को हमने नाम दिया है वैन। तो एक क्या है, इंटरनेट है। इसी प्रकार से लैन को और किस नाम से जानते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। वैन का मतलब समझ आ गया। वैन एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ नेटवर्क है, जैसे हमने इंटरनेट का नाम दिया, इसी प्रकार से एक लैन भी तो नेटवर्क है। और ये नेटवर्क जो होता है लैन का, आपके एक बिल्डिंग में हो सकता है, एक कैंपस में हो सकता है ना, एक आपके रूम में हो सकता है ना। तो इस लैन नेटवर्क को और क्या नाम देते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको तो हमने इंटरनेट बोला, बट इसको क्या बोलेंगे बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका नाम होगा इथरनेट। अब दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इंटरनेट और दूसरा इथरनेट। इंटरनेट और इथरनेट में क्या फर्क है? इथरनेट वो होता है जो लोकल में एक कनेक्शन बनता है, और वो भी लैन के माध्यम से बनता है। ऐसा नहीं कि आपने लैन का जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये आप वाईफाई के माध्यम से कर रहे हैं तो फिर उसको वाईफाई का नाम देते हैं, ठीक है। बट यहां पर अगर हम लैन केबल के माध्यम से अगर हमने एक नेटवर्क बनाया है लोकल में, तो वो हमारा इथरनेट कहलाता है। तो ऐसे आप समझो कि हम वैन को इंटरनेट के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क है। बट एक छोटा नेटवर्क जो हम लोकल अपने एक बिल्डिंग में या कैंपस में बनाते हैं, वो हमारा इथरनेट के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लैन कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च किया जा सकता है? सर्च इंजन जो कि सबसे पॉपुलर है, आपको पता है, और आज का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है अभी आपको कमेंट में बताना है। बट अभी हमारा सवाल है कि सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च आप कर सकते हैं? क्या आप डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हैं, क्या वीडियो सर्च कर सकते हैं, क्या फोटो सर्च कर सकते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? इसमें कौन सा आपका सही जवाब होगा? जल्दी से जवाब करिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आप ये सभी, यानी कि आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सभी चीजें आप सर्च इंजन में सर्च कर सकते हैं। और सबसे पॉपुलर सर्च इंजन की अगर बात करते हैं तो कौन सा है? गूगल, है ना, google.com। ये google.com क्या है? सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? और आज होगी आपकी परीक्षा, क्योंकि मेमोरी के बारे में हमने इसी सीरीज में आपको पढ़ाया है ना। जो 14 डेज क्रैश कोर्स हम आपको करा रहे हैं, इसी में हमने आपको मेमोरी के बारे में भी पढ़ाया है और समझाया भी था। तो आज ये आपकी एक परीक्षा है, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, ठीक है। हम कमेंट पढ़ रहे हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैश मेमोरी, रजिस्टर, फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, सबसे तेज मेमोरी का नाम बताना है आपको। कौन सा होगा राइट आंसर? देखते हैं कौन कौन सही से पढ़ाई करता है, पढ़ाई पर ध्यान देता है और इसका जवाब सही कर पाएगा, ठीक है। चलो भाई, यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने कैश मेमोरी पर टिक कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है और आपने पढ़ा है कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। बट हमने आपको यह भी पढ़ाया है कि जब कभी भी कैश मेमोरी के साथ में रजिस्टर का ऑप्शन हो या रजिस्टर दिया हो, तब कैश मेमोरी आपका नहीं होगा, फिर आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रजिस्टर होता है आपका सबसे तेज मेमोरी, उसके बाद फिर कैश की बात आती है। जैसे आप देखेंगे ना, आपका जो यहाँ पर रैम है, और रैम से डेटा जाता है, पहले कहा जाता है कैश में जाता था, हमने आपको बताया था, रैम से डेटा कैश में जाता है, फिर ये डेटा आपका यहाँ पर एक रजिस्टर होता है, ये सीपीयू के अंदर ही होता है एक्चुअल में, और यहाँ पर फिर आपका जो होता है आगे सीपीयू जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। बट इसको डीपली पढ़ाएंगे तो इसमें बहुत चीजें होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो कैश मेमोरी है, अब यहाँ पर आपका सीपीयू है, तो सीपीयू को डेटा लेने में ये पहले ही पड़ जाएगा रजिस्टर, है ना। तो ये ज्यादा फास्ट हो गया भाई, यहाँ तो पास में डेटा इसको मिला, थोड़ा और जाएगा फिर कैश मिलेगा, और फिर आपको यहाँ पे रैम मिलेगा, जो कि आपकी मेन मेमोरी होती है, ठीक है। क्योंकि कोई फाइल अगर आप अपनी एक्सटर्नल जो डिस्क आपकी है, हार्ड डिस्क वगैरह है, वहां से कोई फाइल ओपन करते हो तो सारी फाइलें ओपन नहीं होती हैं, सब कुछ रैम में ही ओपन होता है। जैसे ही आपने डेस्कटॉप पर या किसी फाइल पर डबल क्लिक किया, वो डबल क्लिक करते ही रैम में आ जाएगा, तो सारा डेटा रैम में ही आना है, और यहीं से डेटा फिर सीपीयू तक जाता है। तो बताइए यहाँ पर जो सीपीयू है, इसको डेटा सबसे जल्दी कौन सी मेमोरी प्रोवाइड करा देगी? सबसे जल्दी डेटा कहाँ, किस मेमोरी से एक्सेस कर सकता है? तो सबसे पहले तो रजिस्टर ही पड़ गया, इसी से एक्सेस करेगा, और फिर कैश से करेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है, लेकिन जब रजिस्टर दिया हो तो फिर कैश फास्ट नहीं रह जाएगी, फिर उससे फास्ट रजिस्टर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रजिस्टर आपका सही जवाब होगा। ये ना दिया हो तो आपको कैश करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात आईसी चिप का विकास किस पीढ़ी में हुआ था? आईसी चिप का विकास किस जनरेशन में हुआ था, किस पीढ़ी में हुआ था, आपको बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
थर्ड जनरेशन में आईसी का विकास कब हुआ था? थर्ड जनरेशन में हुआ था, यानी कि थर्ड जनरेशन से आईसी का कंसेप्ट आया। और चौथी जनरेशन में क्या आया? वीएलएसआई। वीएलएसआई का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आप बोलेंगे। और ये फोर्थ में हो गया। इसके बाद अगर बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ के अंदर क्या आया? यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्लस एआई, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्लस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएमपीएस को कब शुरू किया गया? आपको बताना है आईएमपीएस को कब शुरू किया गया। 2016 में, 2014 में, 2015 में, 2010 में। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। आपको याद रखना है 2010 में आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये उबंटू से प्रश्न लिया गया है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, कंट्रोल अल्ट और एल। कंट्रोल अल्ट और एल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सीसी में कितने लोगों को ईमेल भेज सकते हैं? सीसी जिसे कहते हैं कार्बन कॉपी, तो कार्बन कॉपी में कितने लोगों को आप ईमेल भेज सकते हैं? ठीक है, आपको जवाब करना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन पहला, 500। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। लिब्रो ऑफिस में कमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कमेंट की शॉर्टकट की लिब्रो ऑफिस में क्या होती है? बताइए कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है। 24 का जवाब करना है सभी बच्चों को, जल्दी से आपको जवाब करना है कमेंट बॉक्स में। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल अल्ट और सी होता है कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की आपके लिब्रो ऑफिस में, चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, या फिर आपका इम्प्रेस क्यों ना हो। अगला क्वेश्चन है आईआरटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आईआरटीएफ का पूरा नाम आपको बताना है। आईआरटीएफ का पूरा नाम आपको बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। याद रखना है, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स इसका पूरा नाम होता है। और अगला क्वेश्चन है ईआईटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआईटीएस? ईआईटीएस का पूरा नाम आपको यहां पर बताना है। इसका पूरा नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। और यहाँ पर सही जवाब है इंडस्ट्रियल एनर्जी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम। ऑप्शन नंबर वी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला बताना है आपको www का पूरा नाम क्या होता है? एक तो आपने देखा होगा www, ये 3 टाइम होता है www और w, ठीक है। बट यहाँ पर ये 4 टाइम है www, जिसका आपको आंसर बताना है। क्या हो जाएगा www का पूरा नाम? तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ठीक है, तो आंसर याद रखना है। यहाँ पे वॉर्म और बढ़ जाएगा लास्ट में, ये 3 का मतलब वही है, वर्ल्ड वाइड वेब। चौथे वाले में वॉर्म हो जाएगा WORM, ठीक है, वॉर्म। तो वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म आपका राइट आंसर होगा। हु इज द ऑनर ऑफ अली बाबा? अली बाबा के मालिक कौन है? अली बाबा के मालिक कौन है बताइए, क्या होगा इसमें राइट आंसर? और अली बाबा ही एक ई कॉमर्स साइट है, हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके मालिक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन है वी, जैक मा। याद रखना है जैक मा। जो भी हमने अपने फाउंडर्स नेम आपको दिए हैं, जो हमने आपको ई बुक दिया है उसमें सारे फाउंडर्स नेम है, ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं अगर आपने उसको लिया है तो। अगला क्वेश्चन है WORM वॉर्म का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? और जिन बच्चों ने ई बुक नहीं लिया है तो हमने फाउंडर्स नेम पर एक अलग सी क्लास भी आपको प्रोवाइड कराई है, जहां पर सारे फाउंडर्स नेम के बारे में समझाया है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। यहाँ पर बताना है वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है इक्वल काउंट V1 कॉलन V3 का परिणाम क्या होगा, जहां V1 की वैल्यू 5 है, V2 की वैल्यू 4 है और V3 की वैल्यू 6 है। तो इसका मतलब क्या होगा?
और कुछ बच्चे कमेंट में कह रहे थे सर एक बार फार्मूला जो भी है उनके क्लास आप करा दीजिए, तो मुझे याद है हम फार्मूला की क्लास भी बहुत जल्द आपको कराने वाले हैं। आपके एग्जाम से पहले पहले हम एक जितने भी फार्मूले हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उनकी क्लास लेकर आएंगे और वहां पर डिटेल में आपको समझाएंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही आपको 1 से 2 दिन में ये पूरी फार्मूला की क्लास मिलेगी, जहां पर अगर किसी बच्चे को भी फार्मूले से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या उसको लगता है कि ये तो हमारे समझ में ही नहीं आता है तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो डोंट वरी, हम वहां पर आपको समझा करके मानेंगे। ठीक है, तो इसलिए वेट करना है, 1 से 2 दिन में आपको वो क्लास मिलेगी। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, समझना एक बार हम आपको समझा देते हैं। जब कभी भी काउंट दिया हो, बस क्या देखना है आपको, काउंट देखना है। तो काउंट जब भी दिया हो ये क्या करेगा, संख्याओं को गिनेगा। याद रखना है ये संख्याओं को काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है, ये संख्याओं को काउंट करेगा। अब देखो इन्होंने क्या लिखा यहां पर, इक्वल काउंट v1 कॉलन v3, इनका कहना है v1 कॉलन v3। एक बात समझो, ये देखो जो 2 बिंदी आप देख रहे हैं ना, इनको कॉलन बोलते हैं, और इसी प्रकार से हमने एक बिंदी और एक नीचे ऐसे कॉमा लगा दिया तो इसको कहते हैं सेमी कॉलन। इनमें अंतर समझो, कॉलन और सेमी कॉलन। जहां सेमी कॉलन होता है और जहां कॉलन होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखो v1 कॉलन v3 दिया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, v1 और v3 के बीच में कोई सेल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे है। यहां पर v1 होगा, आगे क्या होगा, कॉमा v2 होगा और फिर आगे v3 होगा। लेकिन इन्होंने v2 को नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि कॉलन क्या करता है, एक रेंज बना देता है। कॉलन एक रेंज बना देता है। अगर हमने यहाँ v1 के बाद में कॉलन दिया और यहाँ अगर v3 की जगह हम v10 कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि v1 से लेकर के v10 तक की बात की जा रही है। बीच में जितने भी सेल पड़ेंगे सब की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है v1 से v3 तक की बात की जा रही है, और v1 से v3 तक कितने सेल होंगे ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर हमने लिखा v1 v2 v3, तो इसका मतलब 1 2 और 3 सेल होंगे। तो यहां पर अगर इसमें कुछ आपने लिखा है, इन सेल के अंदर अगर आपने कुछ लिखा है, तो आपका आंसर होगा 3। तो इसलिए आपका यहां पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो काउंट फार्मूला होता है ये सेल में लिखे गए नंबर्स को काउंट करता है। मतलब कितने सेल हैं ये काउंट करेगा। उसमें आपने 10 लिखे हैं या 5 लिखे हैं उससे कोई फर्क नहीं है, आपने लिखा है वहां पर, है ना, बट नंबर ही होना चाहिए। अगर आप यहां पर बीच में ए लिख देते हैं तो ये काउंट नहीं करेगा, फिर आपको बताएगा 2 ही हैं। तो नंबर्स कितने हैं इससे मतलब नहीं, नंबर होना चाहिए, कुछ भी नंबर हो ये बता देगा भाई 3 जगह पर कोई नंबर लिखा गया है ना, 3 सेल के अंदर कोई नंबर लिखा गया है, ये उसको काउंट करेगा। बट जब कभी भी यहाँ पर जैसे अगर बाई चांस यहाँ पर v1 कॉलन v3 दे देते, यही वाला क्वेश्चन है, हमने लिखा इक्वल काउंट v1 यहाँ पर मैंने और लिखा सेमी कॉलन v1 सेमी कॉलन v3, तो इसका जवाब क्या होता है, तो इसका जवाब 2 हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां पर हमने सेमी कॉलन लगा दिया और जिसका मतलब रेंज से बिल्कुल नहीं होता है। यहां पर पर्टिकुलर अलग अलग सेल की बात की जा रही है। अब ये कहते हैं v1 सेल में बताओ और v3 सेल का बताओ, तो हमें v1 और v3 को ही देखना होगा और काउंट करना होगा। तो भाई v1 देखो, v1 में कुछ लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं v1 में 5 लिखा है, तो आप इसको एक ही काउंट करेगा। मतलब आप ये समझ गए कि हाँ v1 में कोई नंबर है, तो आपने कहा ठीक है, एक सेल आपकी ऐसी है जिसमें नंबर लिखा है। फिर आपने देखा v3 में 6 लिखा है, तो आपने कहा एक और सेल हमें मिल गई इस रेंज के अंदर जिसमें नंबर लिखा है। तो बस यही ढूंढना है कि कोई ऐसी सेल है जहां पर कुछ लिखा है, वो बता देगा आपका यहाँ पर 2 है ना। अगर यहाँ पर आप सेमीकोलन करेंगे तो फिर एक रेंज बन जाएगी और जो भी बीच में पड़ेंगी उनको भी काउंट कर लेगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी बच्चों को क्लास पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि हाँ सर समझ में आ गया है। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो बेशक आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब अवश्य देंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। CCC बाई फैशटी से आपको सर्च करना है। और आप सभी को अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना, ये काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट किसी ना किसी टाइम पे देना है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ccc.com पर विजिट करें और वहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जहां से आप बारी बारी से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के अलावा वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी मिल जाएंगे। तो एक वहां पर सेक्शन मिलेगा MCQs का, जहां से आप बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उनके PDF भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपको ढूंढना पड़ेगा, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अभी अब फाउंडर नेम की बात कर रहे थे वो सारे भी वहां पर आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप फाउंडर्स नेम पढ़ सकते हैं और उनका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।